हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी सोल्यूशन क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि वन और वन्य जीवन संसाधन। दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स, यानी कि ये अध्याय में निम्न बातों को समझाया गया है, जैसे कि इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि भारत की जैव विविधता। इंडिया हैज़ रिच एंड डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, यानी कि भारत में समृद्ध और विविध वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। हाउ एवर दिस बायोडाइवर्सिटी इज़ रैपिडली डिक्लाइन, हालांकि यह जैव विविधता जो है वो तेज़ी से घट रही है। इसमें कॉजेज ऑफ डिप्लीशन की भी बात की गई है कि वनों की कमी के कारण यहाँ पे क्या क्या हैं। फर्स्ट इज कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज़, यानी कि औपनिवेशिक वन नीतियाँ। एक्सप्लॉइटेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान शोषण हुआ था, उसके खिलाफ है। सेकेंड, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, यानी कि कृषि का विस्तार। क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग, जो खेती के लिए वनों की कटाई हो रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि विकास परियोजनाएं, जैसे कि डैम्स, रोड्स एंड इंडस्ट्रीज। माइनिंग एक्टिविटीज़, यानी कि खनन गतिविधियाँ। डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट लॉस, जिससे वनों की कटाई और आवास का नष्ट हो रहा है, ठीक है, नष्ट होना है शामिल है। फिर हम बात करेंगे कंजर्वेशन मेथड्स की, यानी कि संरक्षण के तरीके क्या क्या हैं। प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि वन लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण। क्रिएटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, यानी कि वन्यजीवी अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना। प्रमोटिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देना, ठीक है। इस चैप्टर में हम IUCN क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि IUCN द्वारा प्रजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार है, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम इसमें जानेंगे। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि अति संकटग्रस्त चीज़ें शामिल हैं। एंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त आता है, और वल्नरेबल यानी कि असुरक्षित, जिसे हम संवेदनशील भी कह सकते हैं, ये भी शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की, यानी कि वनों के प्रकार के बारे में, जिसमें रिजर्व्ड फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित वन शामिल हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी कि संरक्षित वन शामिल है। और अनक्लास्ड फॉरेस्ट यानी कि अवर्गीकृत वन शामिल है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कम्युनिटी मूवमेंट्स की, यानी कि कुछ सामुदायिक आंदोलनों की भी चर्चा करेंगे, जैसे कि चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है। नाउ हम सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की, यानी कि वन और वन्य जीव संसाधनों का महत्व। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि वन और वन्य जीव पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए काफ़ी आवश्यक हैं। दे हेल्प बाई रेगुलेटिंग द क्लाइमेट, यानी कि ये निम्न तरीकों से सहायता करते हैं। पहला जो है वो जलवायु को नियंत्रित करना। दूसरा, प्यूरिफाइंग द एयर, यानी कि वायु को शुद्ध करना। तीसरा, मेंटेनिंग द वाटर साइकिल, यानी कि जल चक्र को बनाए रखना। और चौथा है प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन यूज़, यानी कि मानव उपयोग के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, लाइक टिम्बर, मेडिसिन, फूड, यानी कि लकड़ी, औषधियाँ और भोजन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, यानी कि जैव विविधता। इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड ह्यूमन सर्वाइवल, यानी कि यह पारिस्थितिक स्थिरता और मानव जीवन के अस्तित्व के लिए काफ़ी आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में वनों के प्रकार क्या हैं। इंडिया हैज़ डाइवर्स फॉरेस्ट टाइप्स ड्यू टू इट्स वेरिड क्लाइमेट एंड जियोग्राफी, यानी कि भारत में विविध जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ पे विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। द 5 मेजर टाइप्स आर, इनके जो मुख्य 5 प्रकार हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फाउंड इन एरियाज विद हैवी रेनफॉल, ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लोकेशंस, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, यानी कि ये इनका जो स्थान है वो पश्चिमी घाट है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। फीचर्स, डेंस ग्रीन ऑल ईयर एंड रिच बायोडाइवर्सिटी, इनकी जो विशेषताएं हैं वो हैं कि पूरे वर्ष घने और हरे भरे रहते हैं और जैव विविधता से भरपूर होते हैं, ठीक है।
सेकेंड इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फाउंड इन रीजन्स विद मॉडरेट रेनफॉल यानी कि ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ट्रीज शेड लीव्स इन ड्राई सीजन, शुष्क मौसम में पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। थर्ड, थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स यानी कि कांटेदार वन और झाड़ियाँ, फाउंड इन ड्राई एंड एरिड रीजन्स यानी कि ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। स्पेयर्स वेजिटेशन एंड अडेप्टेड टू लो मॉइस्चर, ये विरल वनस्पति होती हैं जो कम नमी के अनुसार अनुकूलित होती हैं, ठीक है। चौथा है माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय वन, फाउंड इन माउंटेनियस एरियाज यानी कि ये जो वन है वो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इंक्लूड्स टेम्परेट एंड अल्पाइन फॉरेस्ट यानी कि इसमें समशीतोष्ण और अल्पाइन वन शामिल होते हैं। वेजिटेशन चेंज विद एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वनस्पति में परिवर्तन होता है, ठीक है। पांचवा है मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि मैंग्रोव वन, फाउंड इन कोस्टल एंड डेल्टा रीजन्स यानी कि ये जो वन है वो तटीय और डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल सुंदरबंस, ठीक है, इसका उदाहरण है सुंदरबन। ट्रीज ग्रो इन सॉल्टी वाटर एंड प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन्स यानी कि पेड़ खारे पानी में उगते हैं और तट रेखाओं की रक्षा करते हैं, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन यानी कि वन और वन्य जीवों के क्षय के कारण क्या क्या हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर बीइंग डैमेज ड्यू टू सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि वन और वन्य जीव कई मानवीय गतिविधियों के कारण नुकसान झेल रहे हैं। फर्स्ट, डिफॉरेस्टेशन फॉर फार्मिंग सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ यानी कि खेती शहरों और उद्योगों के लिए वनों की कटाई हो रही है। सेकेंड, ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स विच कॉजेज सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ प्लांट्स, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई जिससे मृदा अपरदन और पौधों को हानि होती है। थर्ड इज माइनिंग एंड क्वायरिंग विच डिस्ट्रॉय नेचुरल हैबिटेट्स यानी कि खनन और उत्खनन जो प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर देते हैं। फोर्थ इज पोचिंग एंड हंटिंग लीडिंग टू अ ड्रॉप इन एनिमल पॉपुलेशंस यानी कि अवैध शिकार और शिकार गतिविधियां जैसे मतलब जिससे पशु जनसंख्या में गिरावट आती है। फिफ्थ इज मोनोकल्चर इन प्लांटेशंस विच रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी यानी कि एकल फसल वाले वृक्षारोपण किए जा रहे हैं जिससे जैव विविधता कम होती जा रही है, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की यानी कि वन और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे किया जा सकता है उसकी हम चर्चा करेंगे। दिस टॉपिक हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी यानी कि ये विषय पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता बनाए रखने के लिए वनों और वन्य जीवन के संरक्षण के महत्व को दर्शाता है। फर्स्ट इज इन सिटू कंजर्वेशन यानी कि इन सिटू संरक्षण मीन्स प्रोटेक्टिंग स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, इसका अर्थ है कि प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित रखना, ठीक है। स्पेशल एरियाज आर क्रिएटेड टू सेफ गार्ड इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की रक्षा के लिए विशेष क्षेत्र बनाए जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज यानी कि संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण हैं नेशनल पार्क्स यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। सेकेंड इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि वन्य जीवन अभ्यारण्य। थर्ड इज बायोस्फीयर रिजर्व्स यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, एग्जाम्पल सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि सुंदरवन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स सिटू कंजर्वेशन यानी कि एक्स सिटू संरक्षण। दिस मैथड इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स यानी कि इस विधि में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जूज यानी कि चिड़ियाघर फॉर एनिमल्स जो कि जानवरों के लिए है। सेकेंड इज बोटानिकल गार्डन्स यानी कि वनस्पति उद्यान जो कि पौधों के लिए है। और थर्ड इज जीन बैंक्स यानी कि जीन बैंक जो फॉर स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल जिसमें आनुवांशिक सामग्री को संग्रहित करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बेनिफिट्स हेल्प्स
प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने में मदद करता है। सपोर्ट्स ब्रीडिंग एंड रिहैबिलिटेशन फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि लुप्त प्राय प्रजातियों के प्रजनन और पुनर्वास का समर्थन करता है। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन की। दीज आर टू इम्पॉर्टेंट मेथड्स टू रिस्टोर फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट यानी कि ये दो महत्वपूर्ण तरीके हैं जो जंगलों को पुनर्स्थापित करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एफॉरेस्टेशन की। प्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज वेयर देयर वर नो फॉरेस्ट बिफोर यानी कि ऐसे क्षेत्रों में पेड़ लगाना जहाँ पहले कभी जंगल नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट रिफॉरेस्टेशन, रिप्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज वेयर फॉरेस्ट वर कट डाउन यानी कि ऐसे क्षेत्रों में पेड़ लगाना जहाँ पे जंगल काट दिए गए थे। ठीक है, दोनों में फ़र्क है, ध्यान से इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन दोनों के बेनिफिट्स की। फर्स्ट, हेल्प फाइट डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों के कटाव को रोकने में मदद करते हैं ये। सेकेंड, रीस्टोर इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करते हैं। थर्ड इज इम्प्रूव कार्बन एब्जॉर्प्शन यानी कि कार्बन अवशोषण में सुधार लाते हैं। फोर्थ इज मेंटेन द वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र को बनाए रखते हैं। एंड फिफ्थ इज रिड्यूस सॉइल एरोजन यानी कि मृदा क्षरण को कम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर कंजर्वेशन यानी कि सरकारी नीतियां और कार्यक्रम जो संरक्षण के लिए बनाए गए हैं उनके हम चर्चा करेंगे। दीज लॉज एंड इनिशिएटिव्स हेल्प प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया यानी कि ये कानून और पहल भारत में वन्यजीव और जैव विविधता की रक्षा करने में मदद करते हैं। एक्ट्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972 यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जिसमें ये कहा गया है कि प्रोटेक्ट्स वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी कि वन्य जीवों और पौधों की रक्षा करना है। सेटअप नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई है। ठीक है, सेकेंड है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन 1980 यानी कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 कंट्रोल्स डिफॉरेस्टेशन एंड इनकरेज एफॉरेस्टेशन यानी कि इसके अंतर्गत वनों के कटाव को नियंत्रित करना है और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की यानी कि संरक्षण परियोजनाएं। फर्स्ट इज प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि टाइगर परियोजना प्रोटेक्ट्स एंडेंजर्ड टाइगर यानी कि ये संकटग्रस्त बाघों की रक्षा करता है। सेकंड, प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि एलिफेंट परियोजना जिसमें सेफ गार्ड्स एलिफेंट शामिल हैं जो कि जंगली हाथियों की सुरक्षा करता है। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यानी कि जैव विविधता हॉटस्पॉट का संरक्षण। प्रमोट सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी उपयोग को बढ़ावा देता है ये। एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन यानी कि वनीकरण एवं पुनः वनीकरण। प्लांटिंग ट्रीज टू रिस्टोर फॉरेस्ट कवर, वन आवरण को पुनः स्थापित करने के लिए वृक्षारोपण। ठीक है, कंजर्वेशन मेथड्स, अब हम संरक्षण विधियाँ देख लेते हैं। फर्स्ट इज प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा करना। सेकेंड, क्रिएटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करना। थर्ड इज प्रमोटिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देना। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स की यानी कि संरक्षण पहले क्या क्या हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज यूज टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी यानी कि ये वन और जैव विविधता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियाँ हैं। फर्स्ट इज ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि JFM जिसे हम हिंदी में संयुक्त वन प्रबंधन भी कहते हैं। इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज़ इन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन यानी कि स्थानीय समुदायों को वन संरक्षण में शामिल करता है ये। सेकेंड इज एनकरेज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट यानी कि साझा जिम्मेदारी और सहभागी प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट, सेक्रेड ग्रोव्स यानी कि पवित्र उपवन, फॉरेस्ट पैच प्रोटेक्टेड बाय रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीव्स यानी कि धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताओं द्वारा संरक्षित वन के टुकड़े। हेल्प प्रिजर्व रेयर स्पीसीज एंड लोकल बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो दुर्लभ प्रजातियों और स्थानीय जैव विविधता को ये संरक्षित करने में मदद करती है। ठीक है, थर्ड इज इको टूरिज्म यानी कि पर्यावरण पर्यटन,
प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म इन फॉरेस्ट एरियाज, यानी कि वन क्षेत्रों में स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देता है। प्रोवाइड्स इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स वाइल इनकरेजिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, यानी कि आर्थिक लाभ प्रदान करता है और पर्यावरण जागरूकता को एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। ठीक है। नाउ हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की श्रेणियां क्या क्या हैं। बायोडाइवर्सिटी इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ थ्रेटेंड अ स्पीशीज इज, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि कोई प्रजाति कितने खतरे में है। फर्स्ट, इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि लुप्त प्राय प्रजाति। एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि विलुप्त होने के उच्च जोखिम में। एग्जाम्पल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक लायन, उदाहरण इसका है बंगाल टाइगर और एशियाई शेर। ठीक है। सेकेंड इज वुलनरेबल स्पीसीज, यानी कि संवेदनशील प्रजाति। लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड सून, जल्दी ही ये लुप्त प्राय होने की संभावना रखते हैं। एग्जाम्पल गैंगेटिक डॉल्फिन, यानी कि गंगा डॉल्फिन। ठीक है। थर्ड इज रेयर स्पीसीज, यानी कि दुर्लभ प्रजातियां जो होती हैं, जो वेरी स्मॉल पॉपुलेशंस, जो बहुत छोटी आबादी में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल हिमालयन ब्राउन बियर, यानी कि हिमालयन भूरा भालू। नेक्स्ट एक्सटिंक्ट स्पीसीज, यानी कि विलुप्त प्रजाति। नो लिविंग इंडिविजुअल लेफ्ट, कोई जीवित नहीं बचा होता है इसमें। ठीक है। एग्जाम्पल डोडो। ठीक है। अब बात करते हैं रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन कंजर्वेशन की, यानी कि स्थानीय समुदायों की संरक्षण में भूमिका क्या है। लोकल कम्युनिटीज़ प्ले अ की रोल इन प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ थ्रू ट्रेडिशनल एंड ग्रास रूट एफर्ट्स, यानी कि स्थानीय समुदाय पारंपरिक और ग्रास रूट प्रयासों के माध्यम से वन और वन्य जीवों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकेंड, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि पारंपरिक प्रथाएं क्या हैं। मैनी कम्युनिटीज प्रिजर्व स्कैटर्ड ग्रोव्स फॉरेस्ट एरियाज प्रोटेक्टेड ड्यू टू रिलीजियस और कल्चरल बिलीव्स, यानी कि कई समुदाय पवित्र वनों को संरक्षित करते हैं। उनका मानना है कि धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण वन क्षेत्र सुरक्षित रखे जाने चाहिए। ठीक है। थर्ड इज पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि सरकारी कार्यक्रमों में भागीदारी। कम्युनिटीज़ एक्टिवली ज्वाइन कंजर्वेशन स्कीम्स लाइक ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसे हम JFM भी कहते हैं। समुदाय सक्रिय रूप से संरक्षण योजनाओं जैसे संयुक्त वन प्रबंधन में शामिल होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी मूवमेंट्स, यानी कि समुदाय आंदोलन के कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे, जैसे कि चिपको मूवमेंट जो उत्तराखंड में हुआ। विलेजर्स हग्ड ह्यूज ट्रीज टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, यानी कि ग्रामीणों ने वनों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से चिपक कर उनका बचाव किया था। ठीक है। नेक्स्ट, बील कंजर्वेशन असम, यानी कि इसमें बील संरक्षण हुआ जो इस लोकल प्रोटेक्ट वेटलैंड्स विच आर इम्पॉर्टेंट हैबिटेट्स फॉर बर्ड्स, यानी कि स्थानीय लोग आर्द्र भूमि की रक्षा करते हैं जो पक्षियों के महत्वपूर्ण आवास होते हैं। ठीक है। नाउ हम बात करते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की, यानी कि संसाधन के सतत प्रबंधन क्या है। दिस अप्रोच फोकसेज ऑन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज वाइसली टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड मीट ह्यूमन नीड्स, यानी कि यह दृष्टिकोण प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करने पर केंद्रित है ताकि पर्यावरण की रक्षा की जा सके और मानव आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। की प्रैक्टिसेस, यानी कि इसकी कुंजी प्रथाएं हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कि combines farming with tree planting to improve land use and biodiversity, इसके अंतर्गत खेती को पेड़ लगाने के साथ जोड़कर भूमि उपयोग और जैव विविधता में सुधार करना शामिल है। ठीक है। सेकेंड इज रिड्यूस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग कम करना। लिमिट कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स टू अवॉइड डेप्लीशन, यानी कि जीवाश्म ईंधन और खनिजों की खपत को सीमित करना ताकि उनका क्षरण ना हो। थर्ड इज प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी एंड इको फ्रेंडली पॉलिसीज, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देना। एनकरेज सोलर, विंड एंड अदर क्लीन एनर्जी सोर्सेज, यानी कि सौर, पवन और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना शामिल है। सपोर्ट पॉलिसीज दैट प्रोटेक्ट नेचर एंड रिड्यूस पॉल्यूशन, यानी कि प्रकृति की रक्षा करने और प्रदूषण को कम करने वाली नीतियों का समर्थन करना शामिल है इसमें। ठीक है।
अब हम बात करते हैं चैलेंजेस इन कंजर्वेशन क्लाइमेट चेंज, यानी कि संरक्षण में चुनौतियाँ क्या-क्या हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित, ठीक है? क्लाइमेट चेंज क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि जलवायु परिवर्तन वन और वन्य जीवों के लिए गंभीर समस्या पैदा करता है। लाइक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, इसका पर्यावरणीय प्रभाव हम देखेंगे। चेंजेस इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स डिसरप्ट इकोसिस्टम, यानी कि तापमान और वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है। अफेक्ट्स द ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ मैनी स्पीसीज, कई प्रजातियों के विकास, अस्तित्व और प्रजनन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट एज कार्बन सिंक्स, यानी कि वन कार्बन सिंक के रूप में। फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज, यानी कि वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करते हैं। राइजिंग टेम्परेचर्स थ्रिएटन फॉरेस्ट कॉजिंग, यानी कि बढ़ते तापमान वनों को खतरे में डालते हैं, जिससे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड मोर पेट्स एंड डिसीज पैदा होती है, यानी कि जैव विविधता का नुकसान होता है और अधिक कीट और रोग होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इलीगल एक्टिविटीज़ अफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में, यानी कि जो अवैध गतिविधियां होती हैं वो वन्य जीवन संरक्षण को प्रभावित करती हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इलीगल एक्शंस आर अ मेजर थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, यानी कि अवैध गतिविधियां वन्य जीव संरक्षण के लिए एक बड़ा खतरा है। फर्स्ट, पोचिंग एंड स्मगलिंग, शिकार और तस्करी। Animals like tigers, elephants, and rhinoceros are hunted for skin, bones, tusk, and other body parts. यानी कि जो बाघ, हाथी और गेंडे जैसे जानवर होते हैं उनका शिकार किया जाता है त्वचा, हड्डियां, दांत और अन्य शरीर के अंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ ट्रेड, यानी कि वन्य जीव व्यापार। डिस्पाइट स्ट्रिक्ट लॉज, इलीगल ट्रेड कंटिन्यूस, यानी कि सख्त कानूनों के बावजूद भी अवैध व्यापार जारी है। ड्राइवन बाय हाई डिमांड इन बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, या स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में उच्च मांग से प्रेरित होता है, ठीक है। तो ये सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन प्रेशर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, यानी कि जनसंख्या दबाव और वन एवं वन्य जीवों पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज, द डिमांड फॉर लैंड, वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इंक्रीजेस लीडिंग टू, यानी कि जैसे जैसे मानव जनसंख्या बढ़ती है भूमि, जल और प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ जाती है, जिससे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति का अतिशोषण होता है, जिसमें डिफॉरेस्टेशन फॉर फार्मिंग, सिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि खेती, शहरों और बुनियादी ढांचे के लिए वनों की कटाई की जाती है। अनसस्टेनेबल हंटिंग, लॉगिंग एंड माइनिंग दैट डैमेज इकोसिस्टम, यानी कि असंतुलित शिकार और लकड़ी काटना और खनन जो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे कार्य किए जाते हैं। कंसिक्वेंसेस, अब हम बात करेंगे इसके परिणाम की। नेचुरल हैबिटेट्स आर डिस्ट्रॉयड, इससे प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं। स्पीसीज फेस एक्सटिंक्शन रिस्क, यानी कि प्रजातियों को विलुप्त का खतरा होता है। नेक्स्ट, नीड फॉर बैलेंस, यानी कि संतुलन की आवश्यकता है इसमें, तो हम क्या क्या कर सकते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। वी मस्ट बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, यानी कि आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, स्थायी विकास और जैव विविधता संरक्षण के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। एम फॉर हार्मोनियस कोएक्सिस्टेंस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, यानी कि मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का लक्ष्य रखना चाहिए, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम रिलेटेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, यानी कि 2026 बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ दिए गए हैं जो वन एवं वन्य जीव संसाधन से संबंधित हैं। दीज आर की क्वेश्चन टू प्रिपेयर फॉर योर ज्योग्राफी एग्जाम, ये आपके भूगोल परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ इन्हें ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता क्या है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ्स, यानी कि यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
इसमें बेसिकली आपको जैव विविधता का अर्थ समझाना है और इसका पारिस्थितिकी संतुलन एवं मानव अस्तित्व में क्या योगदान है उसे बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज बाय IUCN, यानी कि IUCN द्वारा प्रजातियों के विभिन्न वर्गीकरण की व्याख्या करें। बेसिकली इसमें आपको लक्षित श्रेणियों जैसे लुप्तप्राय, संकटग्रस्त और दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों के बारे में बताना है। ठीक है। इसमें आप यानी कि इंडेंजर्ड और वल्नरेबल एंड रेयर एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, यानी कि भारत में वन एवं वन्य जीव क्षरण के मुख्य कारण क्या हैं। बेसिकली इसमें आपको वनों के कटाव के बारे में बताना है, खनन के बारे में बताना है, शिकार यानी हंटर के बारे में बताना है और जनसंख्या दबाव जैसे कारणों का भी इसमें पुनरावलोकन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है इसे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैव लोकल कम्युनिटीज़ कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, यानी कि भारत में स्थानीय समुदायों ने वनों और वन्य जीवों के संरक्षण में कैसे योगदान दिया है। बेसिकली इसमें आपको चिपको आंदोलन, बील संरक्षण एवं पवित्र उपवनों जैसे आंदोलन का एक्सप्लेन करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि JFM प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की व्याख्या करें। बेसिकली इसमें आपको समुदाय और सरकार मिलकर वनों के प्रबंधन के लिए कैसे कार्य करते हैं ये समझाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हिमालयन व्यू, यानी कि हिमालय व्यू पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसमें आपको औषधि महत्व और संरक्षण स्थिति पर ध्यान केंद्रित करके आंसर पूरा लिखना है। ठीक है। इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ इसके बारे में। हिमालयन व्यू उसे कहते हैं जिसमें हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाली एक औषधीय पौधा होता है ये। ठीक है। इसकी पत्तियां जो होती हैं और छाल जो होते हैं उसका उपयोग टैक्सोल बनाने में किया जाता है, जो कैंसर के इलाज में प्रयोग होने वाली दवा है। ये अधिक संग्रहण के कारण यह प्रजाति खतरे में आ गई है। ठीक है। मतलब अत्यधिक संग्रहण के कारण इसकी जो प्रजाति है वो खतरे में है। इसके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है ताकि यह विलुप्त होने से बच सके। ठीक है, तो आप इस आंसर को ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आपको किसी भी चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊंगी। और अगर वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।